एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो इंसान दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, एक दिन खुद ही उस खड्डे में गिर जाता है। पर बावजूद इसके लोग षड्यंत्र बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। आज की भी कहानी में कुछ सेम ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक लड़की की मौत हो जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दक्षिण पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है सरिता विहार। बात कर रहा हूँ मैं 26 फरवरी 2019 की सुबह सुबह, जब लोग अपनी ड्यूटी को जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि सरिता विहार रेलवे स्टेशन की लाइन के किनारे एक बोरी पड़ी हुई होती है, जिसको देखकर लोगों को थोड़ा सा शक होता है। इसलिए इस बात की जानकारी नजदीक के थाने में दे दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है और उस बोरी को खोलती है तो देखती है कि उस बोरी के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके शरीर पर कोई भी चोट और घाव का निशान नहीं होता है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां के मौजूदा लोगों से पूछताछ करती है, तो कोई भी उस बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाता है, जिससे पुलिस को अंदाजा लगता है कि शायद यह लड़की यहाँ की रहने वाली नहीं है। पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी लेती है तो उसकी जेब से एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में लिखा था कि मेरे साथ अश्लील हरकत की गई है और मेरी न्यूड वीडियो भी बनाई गई है, और यह हरकत कोई और नहीं बल्कि आयुष और उसके दो दोस्तों ने किया है। उस पेपर पर आयुष का मोबाइल नंबर भी लिखा होता है। पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस मोबाइल नंबर पर फोन करती है। उधर से एक लड़का फोन उठाता है। पुलिस जब उसका नाम पूछती है तो वह लड़का अपना नाम आयुष बताता है, जो बुरारी इलाके का रहने वाला है। पुलिस आयुष को थाने बुला लेती है। पुलिस जब इस लड़की की डेड बॉडी की फोटो आयुष को दिखाती है तो और उससे उसकी हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो आयुष पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं इस लड़की को पहले कभी देखा ही नहीं हूँ और ना ही मैं इसको जानता हूँ, जरूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बावजूद इसके पुलिस आयुष से और भी कई तरह के सवाल करती है, जिससे पुलिस को भी लगता है कि शायद आयुष सच बोल रहा है। उसके बाद आयुष को छोड़ दिया जाता है। अब इधर पुलिस उस लड़की की डेड बॉडी के बारे में पता लगाने लगती है। पुलिस जब थोड़ी सी कोशिश करती है तो आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती दिखाई देती है और मालूम चलता है कि उस लड़की का नाम जो है सुरभि होता है। सुरभि जो कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली अम्बेडकर नगर के दक्षिणी पूर्वी की रहने वाली है। सुरभि के पिता जो होते हैं वह गार्ड की नौकरी करते हैं। पुलिस को जैसे ही सुरभि का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ सुरभि के घर पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात उसके पिता से होती है। पुलिस जब सुरभि के पिता से पूछताछ करती है तो सुरभि के पिता कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी के नंबर पर कल किसी का फोन आया था, वह उसे नौकरी देने के लिए बोल रहा था, इसलिए मेरी बेटी इंटरव्यू देने के लिए गई थी। इधर जैसे ही सुरभि के पिता को मालूम चलता है कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है, पूरा परिवार सदमे में हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। पुलिस सुरभि के परिवार वालों से उसकी हैंडराइटिंग का कोई सैंपल लेती है और उसकी जेब से जो लेटर मिला था उसकी राइटिंग को मैच करती है, तो पता चलता है कि सुरभि के जेब में जो लेटर मिला था वह लेटर किसी और ने नहीं बल्कि सुरभि ने खुद लिखा था। इसलिए पुलिस सुरभि के परिवार वालों को लेकर थाने पहुंच जाती है और उन्हें आयुष को दिखाती है। सुरभि के परिवार वाले जब आयुष को देखते हैं तो उसे देखकर पहचानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि साहब, मैं इस लड़के को कभी ना तो देखा है, ना मैं इसको जानता हूँ और ना ही मैं इसका नाम जानता हूँ। पुलिस अब उस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है कि आखिरकार वह कौन था जिसने सुरभि को फोन करके इंटरव्यू देने के लिए बुलाया था। उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस अब सुरभि के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है, तो मालूम चलता है कि 25 फरवरी को सुरभि के मोबाइल पर एक ही नंबर से कई बारी फोन आया था। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल निकलवाती है तो मालूम चलता है कि यह नंबर किसी दिनेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। दिनेश, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होती है, जो कि संगम बिहार का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही दिनेश का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस दिनेश के घर पहुंच जाती है और वहां से दिनेश को अपनी कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर दिनेश से सुरभि की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो दिनेश थोड़ा आनाकानी करता है बताने में। जब पुलिस अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार दिनेश अपनी सारी सच्चाई कबूल लेता है। लेकिन दिनेश जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस भी चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। बलथवा क्षेत्र का रहने वाला धीरेन्द्र एक हत्या के आरोप में जेल चला जाता है। धीरेन्द्र जब जेल चला जाता है तो जेल के अंदर ही धीरेन्द्र की मुलाकात एक कैदी से होती है, जिसका नाम बंटी होता है, जो कि ऑलरेडी एक छटा हुआ बदमाश होता है।
धीरेन्द्र जब जेल में जाता है, बंटी से उसकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आए दिन हर रोज जब दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, तो वहाँ के जो कैदी होते हैं वह उनको छुड़ा देते हैं। लेकिन दोनों के बीच में इस प्रकार से दुश्मनी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है, इधर दिनेश भी एक चोरी के मामले में जेल चला जाता है। दिनेश जब जेल पहुंचता है, तो दिनेश की दोस्ती धीरेन्द्र से हो जाती है। उसके बाद से जेल के अंदर ही धीरेन्द्र और दिनेश बंटी को सबक सिखाने की सोचने लगते हैं। करीब 2 महीने पहले धीरेन्द्र और दिनेश एक ही साथ बेल पर रिहा होते हैं। दोनों जब बेल पर रिहा होते हैं, इसी संगम विहार में आकर एक किराए पर कमरा ले लेते हैं और दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। उसके बाद से दोनों बंटी से बदला लेने के लिए उसके बारे में पता लगाने लगते हैं, तो मालूम चलता है कि बंटी बुरारी इलाके का ही रहने वाला है। बंटी बंटी का एक भाई है आयुष। दोनों को जब मालूम चलता है कि बंटी के पास एक 200 गज का प्लाट है, जिसकी देखभाल उसका भाई आयुष करता है, इधर धीरेन्द्र और दिनेश बंटी को सबक सिखाने के लिए एक बड़े बेहतरीन तरीके से षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल दोनों एक ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं जिसकी वजह से आयुष जेल चला जाए और दोनों उसके प्लाट पर कब्जा कर लें। एक दिन दिनेश जब अपनी प्रेमिका से बातचीत करता है, तो बातों बातों में मालूम चलता है कि उसकी प्रेमिका की एक सहेली है जिसका नाम सुरभि है, जो कि नौकरी की तलाश कर रही है। दिनेश को जैसे ही मालूम चलता है, वह अपनी प्रेमिका को अपने पास बुलाता है और अपने ही मोबाइल से सुरभि के नंबर पर फोन करवाता है। दिनेश की प्रेमिका अपनी सहेली से कहती है कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मेरे आशिक से आकर मिल लेना। जैसे ही नौकरी के लिए कहती है, सुरभि भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर 25 फरवरी को सुबह तैयार होकर दिनेश से मिलने के लिए संगम विहार उसके किराए के मकान पर पहुंच जाती है। इधर दिनेश और धीरेन्द्र अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए इससे पहले ही अपने षड्यंत्र में एक और दोस्त को, सौरभ भारद्वाज को शामिल कर लेते हैं। सुरभि जब दिनेश के कमरे पर पहुंचती है, उसी वक्त दिनेश और धीरेन्द्र, उसका दोस्त सौरभ तीनों कमरे में मौजूद होते हैं। सुरभि जैसे ही कमरे पर पहुंचती है, तीनों लोग मिलकर उसे धर दबोचते हैं और फिर उसके साथ बारी बारी तीनों दुष्कर्म करते हैं। साथ ही साथ उस पल का कुछ फोटो और वीडियो भी मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं। जब इन तीनों की अपनी हवस पूरी हो जाती है उसके बाद से सुरभि उन तीनों के सामने अपने हाथ जोड़कर और उनकी अपनी जिंदगी की रहम की भीख मांगती है। कहती है कि तुम लोगों को जो कुछ भी करना था तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन अब मुझे छोड़ दो। लेकिन यह तीनों इतनी आसानी से सुरभि को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि सुरभि को धमकी देते हुए कहते हैं कि जैसे हम लोग कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो तुम्हारा जो हमने वीडियो बनाया है इसे सोशल मीडिया पर हम लोग अपलोड कर देंगे। वो तीनों मिलकर सुरभि को एक पेपर लाकर देते हैं और कहते हैं कि इस पेपर पर लिखो कि तुम्हारे साथ आयुष और उसके 2 दोस्तों ने गलत काम किया है। साथ ही साथ उसका कुछ वीडियो भी बना लिया है और उस पेपर पर आयुष का मोबाइल नंबर भी लिखो। सुरभि अपनी जान बचाने के लिए इन तीनों के सामने इस प्रकार से मजबूर हो जाती है कि ना चाहते हुए भी उसे सब कुछ लिखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही उस लेटर को लिख देती है, उसके बाद ये तीनों मिलकर उसी कमरे के अंदर सुरभि का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। सुरभि की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए फिर से एक षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल दिनेश जो होता है, सुरभि की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने 2 दोस्तों का सहारा लेता है। उनसे बात करता है और कहता है कि मुझे एक डेड बॉडी का ठिकाना लगाना है। जो उसके 2 दोस्त होते हैं उनका नाम होता है, एक का नाम होता है रहमुद्दीन और दूसरे का नाम होता है बंटी। उसी रात को ही दिनेश उन दोनों से कहता है कि हमारे पास एक डेड बॉडी है, अगर तुम इस डेड बॉडी को ठिकाने लगा दोगे, इसके बदले में हम तुम्हें 50,000 रुपये देंगे। जब वह उसे 50,000 का लालच देते हैं, यह दोनों दिनेश की बातों में आ जाते हैं और दिनेश के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद से दिनेश एक टैक्सी को बुक करता है और अपने पास बुलाता है। इधर सुरभि की डेड बॉडी को एक बोरी में पैक कर देते हैं और रहमुद्दीन के हवाले कर देता है। रहमुद्दीन और बंटी उस सुरभि की डेड बॉडी को ले जाकर उस टैक्सी में रात को ही निकल जाते हैं और फिर सरिता विहार रेलवे स्टेशन के किनारे पहुंच जाते हैं और उसी रेलवे लाइन के किनारे उस बोरी को फेंक देते हैं और उसके बाद वह दोनों अपने घर वापस चले आते हैं। वाकई में दिनेश जब इस पूरी कहानी को पुलिस को बताता है, तो पुलिस दिनेश की तहरीर पर उसके दोस्त धीरेन्द्र, सौरभ भारद्वाज, रहमुद्दीन और बंटी को, इन चारों को अपनी कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन 5 आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इनके ऊपर गंभीर धाराओं के मुकदमा दर्ज कर लेती है और जेल भेज देती है। जब दिनेश के सारे साथियों को जेल भेज दिया जाता है, उसके बाद उनके ऊपर बड़ी सख्ताई से कार्रवाई की जाती है। उनको उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।